दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि भारतीय रेलवे से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन रेलवे दिवाली छठ से पहले यूपी बिहार के लिए चलाएगा 68 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। जाने क्या है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों को इंडियन रेलवे ने अच्छी खबर दी है। अगर त्योहारों में आप घर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको ट्रेन में टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय रेलवे ने 68 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों के साथ देश के कुछ अन्य हिस्से में भी जाएगी। आपको बता दें, अगर आप भी यूपी बिहार में अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं तो इन ट्रेनों की लिस्ट चेक कर आज ही अपना टिकट बुक करा सकते हैं। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित है, इसलिए टिकट रिजर्वेशन के बिना यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना काल में फिलहाल सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों की मांग को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि महंगाई को लेकर है। आपको बता दें कि आम आदमी की बड़ी टेंशन। प्याज के बाद अब सरसों तेल की कीमतों में आ रही है जोरदार तेजी। जानिए क्या है वजह। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त प्याज की चर्चा जोर शोर से हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज 70 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए तक बिक रही है, लेकिन सरसों के तेल की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। 4 से 5 दिन में ही सरसों के तेल पर 8 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक दाम बढ़ चुके हैं। अगर बीते एक साल की बात करें तो सरसों का तेल 50 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। हाल फिलहाल इसके दाम काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ब्लेंडिंग का खत्म होना, सरसों का इस साल कम उत्पादन होना और तेलों के लिए बनी विदेशी नीति में कुछ बदलाव होने के चलते ये असर पड़ रहा है। लेकिन बीते 4 दिन पहले प्रति क्विंटल सरसों के दाम में 300 रुपए की तेजी आने के बाद तेल में फिर से उछाल आ गया है। आपको बता दें कि सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक 1 अक्टूबर से लागू हो गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ साथ सरसों पैदा करने वाले किसानों को भी फायदा होगा। और अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अब आम आदमी के लिए खुशखबरी है कि अफगानिस्तान से प्याज खरीदेगी सरकार। जानिए कितने कम होंगे दाम। जी हाँ, बात करें कि आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आजकल बढ़ते प्याज के रेट्स आम जनता काफी परेशान है इससे, और इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से प्याज की ऊंची कीमतों से आम जन को राहत मिलेगी। बता दें, ये प्याज अफगानिस्तान से खरीदा जाएगा। सरकार के प्लान के मुताबिक हर दिन देश में 4000 टन प्याज भारत आएगा। सीएनबीसी आवास को मिली जानकारी के मुताबिक प्याज की कीमत कम करने के लिए सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। भारत अफगानिस्तान से भारत 1 टन प्याज इंपोर्ट करेगा। प्रतिदिन 4000 टन प्याज भारत आएगा। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है। आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट के हवाले से। जी आपको बता दें कि दिवाली पर हवाई यात्रा करने वालों को लगेगा झटका। एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर का किया इस्तेमाल तो चुकाने होंगे 100 रुपए। जी हम बात कर रहे हैं कि वेब चेक इन को बढ़ावा देने के मकसद से निजी एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने अपने चेक इन काउंटर का इस्तेमाल करने वालों से सर्विस चार्ज वसूलने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी अब यात्रियों से 100 रुपए फीस लेगी। हालांकि स्पाइसजेट ने हवाई यात्रियों के लिए वेब चेक इन अनिवार्य कर दिया है। लोगों को ऑनलाइन चेक इन करने के लिए स्पाइसजेट की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर विजिट करना होगा। उड़ान भरने के 60 मिनट पहले यात्रियों को फ्री में बोर्डिंग पास मिल जाएगा। स्पाइसजेट ने कहा है कि अगर कोई यात्री वेब चेक इन नहीं करना चाहता है तो एयरपोर्ट पर कंपनी के चेक इन काउंटर का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसके लिए यात्री को 100 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। इसके पहले इंडिगो ने 17 अक्टूबर से ऐसी सर्विस लागू कर दी है। कंपनी ने एयरपोर्ट पर चेक इन करने के लिए 100 रुपए फीस वसूलना शुरू कर दिया है। इंडिगो ने कहा कि हम सरकार के निर्देशों के मुताबिक यात्रियों को वेबसाइट या मोबाइल ऐप से वेब चेक इन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना वायरस से संक्रमित संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है। आपको बता दें संक्रमित पाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि घोषणा करते समय शब्दों की खोज करना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए यहाँ मैं इसे सरल रखते हुए कहूंगी कि मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई हूँ और जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वे जल्द से जल्द खुद की जांच करवा लें। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि बिग बॉस 14 में मराठी भाषा पर की गई टिप्पणी पर कलर्स ने बयान जारी कर मांगी माफी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि टीवी पर सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 एक एपिसोड को लेकर कलर्स चैनल ने एक बयान जारी कर माफी मांगी है। दरअसल शो के मंगलवार वाले एपिसोड में जान कुमार सानू ने मराठी भाषा पर टिप्पणी की थी। कलर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मंगलवार को दिखाए गए एपिसोड में मराठी भाषा पर टिप्पणी की गई थी, इसको लेकर हम माफी मांगते हैं। हमारा ऐसे कोई भी इरादा नहीं था कि हम महाराष्ट्र के लोगों को भावना की चोट पहुंचाए। बता दें कि बिग बॉस 14 को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता दिख रहा है। घर में FIR फेम कविता कौशिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। इतना ही नहीं, कविता की एंट्री के साथ ही घर में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला था। जी हां, कविता घर में आते ही पहले दिन ही कैप्टन बन चुकी थी। अब खबर है कि आने वाले हफ्ते में कविता और नैना के अलावा कंटेस्टेंट निक्की तंबोली के एक्स बॉयफ्रेंड शाहनवाज आलम की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि मेकर्स की ओर से शाहनवाज आलम से इस मामले में बातचीत भी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो घर में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि शो और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए ही मेकर्स द्वारा ऐसा फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि घर में हम कई बार देखते हैं कि निक्की अपने एक्स को काफी याद करती हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नक्शे से हटाया कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को। जी हम बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए 20 रियाल का एक बैंक नोट जारी किया है और इस बैंक नोट पर प्रदर्शित विश्व मानचित्र में गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में नहीं दिखाया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट कर बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की है जिस पर लिखा था कि सऊदी अरब का भारत को दिवाली का तोहफा, पाकिस्तान के नक्शे से गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर हटाए। ये धारा 370 को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले की पहली वर्षगांठ के बाद आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था। पाकिस्तान सऊदी अरब से इसके विरोध में खड़े होने की आस लिए हुए था, लेकिन सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर साथ नहीं देने पर सऊदी अरब और OIC को धमकी भी दी थी। इस धमकी का जवाब देते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देना बंद कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से उधार दिए $1 अरब भी मांग लिए, जिसे पाकिस्तान ने चीन की सहायता से वापस कर दिए। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली खबर में आपको भी बता दें कि अगर आप भी करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट यात्रा, तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी रहेगी रोक। डीजीसीए ने 30 नवंबर तक बढ़ाया प्रतिबंध। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 23 मार्च से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। सरकार जरूरत के मुताबिक प्रतिबंध की अवधि बार बार बढ़ा रही है। अब सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। हालांकि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि विशेष आधार पर चुनिंदा रूट्स के लिए सभी सक्षम प्राधिकारी इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स की अनुमति दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के भारत में फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मार्च के आखिर में सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हालांकि भारतीयों को विदेश से लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स उड़ान भरती रही। इसके बाद 25 मई 2020 को सरकार ने सख्त शर्तों और निर्देशों के साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि रोक को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें जो कि दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टरों को मिली लंबित सैलरी, हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से लंबित वेतन की मांग को लेकर नॉर्थ दिल्ली नगर निगम संचालित अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। बुधवार को नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आंदोलनकारी डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। डॉक्टरों को सितंबर तक की उनकी लंबित सैलरी जारी कर दी गई है, जिसके बाद वो अब पूर्व भी भांति फिर से ड्यूटी पर उपलब्ध रहेंगे। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद आपसी सहमति से कई फैसले लिए गए। इसमें नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले सभी अस्पतालों के डॉक्टरों का सितंबर महीने तक का वेतन बुधवार को मुख्यालय द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। एनडीएमसी के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और वार्ड बॉय की सितंबर तक सैलरी उनके अकाउंट में दे दी गई है। बता दें कि पटना में पीएम मोदी ने कहा, लालटेन काल का अंधेरा छट चुका, अब एलईडी बल्ब का उजाला है। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद पटना में तीसरी और कल की आखिरी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में जिन्होंने बिहार में सुधार किया, विकास लेकर आए, उन्हें चुनने का समय है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जंगलराज के युवराज से क्या अपेक्षा करें। उन्होंने कहा कि ये वक्त अनुभवी लोगों को चुनने का है, हवाई बातें करने वालों का नहीं है। पटना रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 1.5 दशक में बिहार ने नीतीश जी की अगुवाई में कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूती से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर का एक लंबा सफर तय किया है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट, कहा सिर्फ चुनाव के समय ही दिखते हैं। जी हां, बात करें कि बिहार चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से खास बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। इस खास इंटरव्यू में नड्डा ने तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन को लेकर भी कई बातें की हैं। जेपी नड्डा ने बिहार के महागठबंधन को अस्वाभाविक बताए जाने के सवाल पर कहा कि बिहार में ये जिस तरह का महागठबंधन किया गया है वह सिर्फ सत्ता में आने के इरादे से किया गया है। इसके अलावा इसका कोई लक्ष्य नहीं है। राजद का चरित्र अराजकता का है। दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि बिहार चुनाव को लेकर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बोले बिहार के लोग कश्मीर में खरीद सकते हैं जमीन। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव की जनसभाओं में कांग्रेस और राजद की वंशवादी राजनीति और जंगल राज पर जमकर हमला बोला। बिहार के गोरियाकाठी, गोविंदगंज और चनपटिया की जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संपर्क और संवाद परिवार जैसा है। हम लोग एक परंपरा, एक विरासत से जुड़े हुए हैं। सीता जी का मायका होने के कारण बिहार का मेरे दिल में विशेष सम्मान है। कोरोना काल में ही हमने यूपी और बिहार के प्रवासी श्रमिकों को पूरा सम्मान दिया और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी।
और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश के 2 राज्यों में बारिश के आसार। दिल्ली में हवा की हालात रह सकती है गंभीर। जी हां, बात कर रहे हैं कि भारत मौसम विभाग IMD की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी मंगलवार को बढ़कर 23% हो गई, जो कि इस मौसम की सर्वाधिक है। वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी सफर ने ये जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि सोमवार को ये 16% जबकि रविवार को 19% थी। सफर ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मामले की संख्या सोमवार को 1943 रही, जो इस सीजन में सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।